सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत। भारत में कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे करोड़ों लोग एक साथ आए और ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दे दी। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने सारे लोगों को दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया? तो ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। असल में इस पूरे आंदोलन के बीज पहले विश्व युद्ध के बाद जो भयानक हालात पैदा हुए, उसी में बोए गए थे। देखिए, युद्ध के बाद भारत की हालत आप कह सकते हैं एक प्रेशर कुकर जैसी थी। एक तरफ तो अंग्रेजों ने अपना रक्षा खर्च पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, चीजों के दाम लगभग दुगने हो गए, और ऊपर से गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। और दूसरी तरफ कुदरत की मार, फसलें बर्बाद हो गई और इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। मतलब चारों तरफ गुस्सा और मायूसी का माहौल था। इस तबाही का अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 1921 की जनगणना बताती है कि उस दौर में अकाल और महामारी से करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म हुआ, अब मुसीबतें कम होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ठीक इसी माहौल में, जब सब तरफ निराशा थी, जनवरी 1915 में भारत में एक नए नेता की वापसी होती है, महात्मा गांधी। और उनके पास लड़ने का, संघर्ष करने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया था। गांधी जी ये नया तरीका लेकर कहाँ से आए थे? इसकी जड़ें थीं दक्षिण अफ्रीका में। वहां उन्होंने रंग भेद और नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ भारतीय मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और वो भी बिना हिंसा के। और यही तजुर्बा सत्याग्रह की बुनियाद बना। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और पावरफुल था। ये सत्य की शक्ति पर आधारित था। मतलब, अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए शारीरिक ताकत की, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। और खुद गांधी जी के शब्दों में सुनिए, ये कितना गहरा विचार था। उन्होंने कहा, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। मतलब ये कोई कमजोरों का हथियार नहीं था। ये बदला लेने के बारे में नहीं था, बल्कि अहिंसा के जरिए अपनी सच्चाई पर टिके रहकर सामने वाले का दिल बदलने के बारे में था। तो भारत लौटकर गांधी जी ने इस हथियार को, सत्याग्रह को आजमाना शुरू किया, और एक के बाद एक उन्हें कामयाबी मिली। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के लिए, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। इन जीतों ने एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था, ब्रिटिश हुकूमत चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने पलटवार किया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अंग्रेजों के जुल्म ने ही अनजाने में एक पूरे देश को जगा दिया। 1919 में अंग्रेज एक ऐसा काला कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। भारतीय नेताओं के जबरदस्त विरोध के बावजूद इसे पास कर दिया गया। और ये कानून, ये तो सीधे सीधे किसी भी तरह की आज़ादी का गला घोटने जैसा था। इसने सरकार को ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक की बिना पर, बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। अब जाहिर है, इस कानून के खिलाफ पूरे देश में आग भड़क उठी। हर तरफ रैलियां, हड़तालें होने लगी। रेलवे वर्कशॉप में कामगार काम छोड़कर बाहर आ गए। इस गुस्से को देखकर अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमान सौंपी गई जनरल डायर को। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ लोग तो बस परिवार के साथ बैसाखी का मेला घूमने आए थे, और कुछ सरकार के इस नए काले कानून का शांति से विरोध करने। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और तभी जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, और उसने बाग से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया। और फिर उसने जो किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी टुकड़ियों को उस निहत्थी, बेखबर और फंसी हुई भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन जानते हैं, इस नरसंहार से भी ज्यादा खौफनाक क्या था? डायर का इसे सही ठहराने का तरीका।
उसने बाद में कहा कि उसका मकसद सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ पैदा करना था, एक नैतिक प्रभाव डालना था। इस एक घटना ने पूरे भारत के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। जलियांवाला बाग के बाद पूरे देश में जो गुस्सा था, उसे एक संगठित आंदोलन में बदलने की जरूरत थी, और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। गांधी जी जानते थे कि इतना बड़ा आंदोलन बिना हिंदू मुस्लिम एकता के खड़ा नहीं हो सकता, और उन्हें एक मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। ये मामला तुर्की के खलीफा से जुड़ा था, जिन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया और उसे स्वराज की मांग के साथ जोड़ दिया, ताकि दोनों समुदाय एक होकर लड़ सकें। तो असहयोग का प्लान क्या था? ये एक बहुत सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप प्लान था। शुरुआत हुई सरकार से मिले टाइटल्स और सम्मान लौटाने से, फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और सबसे जरूरी विदेशी सामानों का बहिष्कार। गांधी जी का मानना सीधा था, भारत में अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज 1 साल में ढह जाएगा। और इस आंदोलन का एक सबसे बड़ा सिंबल बना विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, विदेशी कपड़े को पश्चिमी गुलामी का प्रतीक माना गया। इसका असर इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 1 साल के अंदर 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट आधा रह गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। स्वराज का नारा तो एक था, लेकिन हर किसी के लिए इसके मायने अलग अलग थे। चलिए देखते हैं कि शहरों और गांवों में इस आंदोलन का रूप कैसे अलग था। शहरों में देखिए, मिडिल क्लास के लोग, स्टूडेंट्स, वकील, टीचर्स, सबने स्कूल, कॉलेज और अदालतें छोड़ दी। लेकिन अवध जैसे ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जालिम जमींदारों और उनके भारी भरकम लगान से छुटकारा। उनकी लड़ाई सीधे तौर पर इन तालुकदारों से थी। मतलब साफ है, किसानों और आदिवासियों के लिए स्वराज की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि अपने उन जमींदारों और कानूनों से थी जो रोज उनका शोषण करते थे। इसी से पता चलता है कि ये आंदोलन कितना फैला हुआ था और साथ ही इसके अंदर कितने अलग-अलग विचार और संघर्ष चल रहे थे। तो सवाल यही उठता है, ये आंदोलन एक साझा दुश्मन के खिलाफ तो था, लेकिन जब आज़ादी के सपने इतने अलग-अलग थे, तो क्या ये एकता टिक पाती? क्या ये सब मिलकर वाकई एक हो सकते थे? ये एक सवाल है जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय करने वाला था।